Good morning dear students. Today I am going to deliver a lecture on 11th class biology, that is the sense organ 2, and in the series of sense organ I discussed with you sense organ first, that was the eye, and today sense organ 2, that is the organ of hearing and equilibrium, that is the ear. तो आज मैं आपके साथ ईयर के बारे में चर्चा करूँगा। तो जो ईयर है, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम. इट इज़ एन मैकेनोरिसेप्टर्स इन विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द रिसेप्टर पोटेंशियल्स. तो ईयर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें आज लेंगे वो है कि ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर. इसके अलावा उन तीनों इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर की डिटेल और हाउ द ईयर फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ईयर, दैट आई विल डिस्कस with you today's lecture. So let's come with the what is ear and what is the study of ear is called the study of structure, function and disease of ear is called as otology. यानी कि कान की संरचना, उसका फंक्शन और उससे संबंधित बीमारियों की जो अध्ययन है उसको हम ओटोलॉजी कहते हैं. जहाँ तक इसकी लोकेशन की सवाल है तो ईयर्स आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ हेड्स. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हेड्स के साइड्स के अंदर ईयर की लोकेशन होती है. अब हम संरचना की बात करते हैं कि कान की संरचना किस तरह की होती है. सो एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर इज कंसर्न, वी डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर. तो बच्चों ये आपके सामने डायग्राम है, इसके अंदर आप ईयर की पूरी तरह से संरचना देख सकते हैं. तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो सबसे पहले है कि एक्सटर्नल ईयर के बारे में हम बात करेंगे. एक्सटर्नल ईयर इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स. यह 2 भागों में विभक्त होता है. पहला जो होता है उसको हम पिन्ना बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं. तो ये 2 भाग इसके हो गए, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. तो जैसा कि आप अपने डायग्राम में सामने देख रहे होंगे कि पिन्ना आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी आपको क्लियर कट नज़र आ रही होगी. तो पिन्ना है क्या? इट इज़ एन ओवल समवट फनल शेप्ड स्किन कवर्ड फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड मसल्स. तो ये कैसा होता है? थोड़ा सा गोलाकार और एक जिस तरह से फनल होती है उस तरह का इसका आकार होता है. एंड इट इज़ एन स्किन कलर्ड फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड मसल्स. तो इसके अंदर लचीली कार्टिलेज या उपास्थि और मांसपेशियां होती हैं. इट्स आउटर स्टिफ रीजन इज कॉल्ड एज हेलिक्स. तो ये जो ऊपर का पोर्शन बच्चों होता है इसको हम हेलिक्स बोलते हैं और जो नीचे का जो सॉफ्ट पोर्शन आपको दिखता है, फ्लेक्सिबल जो पोर्शन होता है, इसको हम लोब्यूल बोलते हैं. और इसकी जो कैविटी होती है, इट्स कैविटी इज नोन एज कॉन्का. तो इस तरह से पूरा पिन्ना का स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटर्नली हमें विजिबल होता है कि ये हमारा पिन्ना है. इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये हेलिक्स है और नीचे का जो पोर्शन है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट वो लोब्यूल है. अब हम एक्सटर्नल ईयर के दूसरे भाग की बात करते हैं जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं. तो ये कैसा होता है ये भी आप अपने डायग्राम में देख रहे होंगे. इट इज एन एस शेप्ड ट्यूब लीडिंग इनवर्ड फ्रॉम द पिन्ना. It follows an oblique course so as to prevent hard objects from hitting the tympanum directly. तो ये जो अंदर का एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये आपको एस शेप ट्यूब की तरह होता है और जहाँ से पिन्ना खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और ये थोड़ा सा तिरछा ओब्लिक होता है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आके डायरेक्ट जो टिम्पेनम या ईयर ड्रम जिसे हम बोलते हैं उससे डायरेक्ट हिट ना करे, तो उससे बचाने के लिए ये होता है. The canal is supported by elastic cartilage in outer portion and by temporal bone in inner portion. तो जो ये पूरी ऑडिटरी कैनाल है बाहर की साइड में इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज है और अंदर की साइड में इट इज सपोर्टेड बाय बोन जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन बोलते हैं. इसके अलावा जो कैनाल होती है इसके बाहर के हिस्से के अंदर देयर आर हेयर्स
और इन हेयर्स का क्या काम होता है, टू कीप अवे द डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल इसके वे में आते हैं, रास्ते में आते हैं, उनको दूर रखने का काम होता है। सो द आउटर रीजन ऑफ द कनाल बियर्स हेयर, इट्स इनर रीजन हैज सेरुमिनियस और वैक्स ग्लैंड्स that are modified sweat glands. They secrete a brownish semi-solid fatty substance, cerumen or earwax, which lubricates and protects the lining of meatus. तो हेयर्स के अलावा इसके अंदर क्या होती है बच्चों, एक वैक्स ग्लैंड होती है अंदर की साइड में, और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप कान को अपने साफ करते हैं तो एक चिपचिपा पदार्थ आपके हाथों पे लग जाता है। तो ये किस वजह से होता है कि वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, और वो वैक्स ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक ब्राउनी सेमी सॉलिड फैटी सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, जिसे हम सेरियम या ईयर वैक्स बोलते हैं, कि इसका काम ईयर वैक्स है, ये कान को लुब्रिकेट करता है और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है इसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम लेते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज थिन ओवल टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्लोजिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल इंटरनली, यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किस तरह की होती है, ये भी एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाके बंद हो जाती है। तो ये अपने डायग्राम के अंदर आप देखोगे जो सामने आपकी स्क्रीन पे है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव विद फाइबर्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल रीजन विच वी कॉल्ड एम्बो, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नली और इंटरनली भी एपिथेलियम से सपोर्टेड होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी दिख रही है, जो बाहर का पिन्ना है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड वहां पे आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे। अब दूसरा जो भाग हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं मिडल ईयर या मध्य कर्ण। तो इसके अंदर क्या होता है कि मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ एन इर्रेगुलर एयर फिल्ड स्पेस, द टिम्पैनिक कैविटी एनक्लोज्ड इन ए टेम्पोरल बोन। तो इस मिडिल ईयर के अंदर क्या होती है कि एयर फिल्ड स्पेस होता है, जगह होती है, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं, और ये टेम्पोरल बोन के अंदर होती है। इट कम्युनिकेट्स विद द नेजोफेरिंक्स बाय ए पैसेज कॉल्ड अस्टेशियन ट्यूब। तो अस्टेशियन ट्यूब के द्वारा ये किससे जुड़ी हुई होती है, नेजोफेरिंक्स से। एट फेरेंजियल ओपनिंग ऑफ अस्टेशियन ट्यूब is a valve which normally remain closed, and it opens during yawing, swallowing, or during change in the altitude, either ascending or descending in an aeroplane। जब हम ऊपर की साइड जाते हैं या नीचे की साइड आते हैं तो ये ऑस्केशन ट्यूब का जो वाल्व है जो बंद होता है वो खुल जाता है। याइंग, जैसे हम याइंग लेते हैं या फिर हम किसी चीज़ को गिटकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड में कोई चेंज आता है तो ऐसा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन द एयर एंटर्स और लीव द टिम्पैनिक कैविटी टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑफ द एयर ऑन द टू साइड्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो साइड के प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ऐसा होता है। तो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम है बच्चों, वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि जो एयर का प्रेशर बढ़ता है वो ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा देता है, और इस वजह से इसका खुलना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो लाउडनेस जब होती है या कोई ब्लास्ट होता है तो उस टाइम बहुत तेजी से एयर प्रेशर बढ़ता है, और उस वजह से अगर स्केशन ट्यूब ना खुले तो क्या होगा कि जो हमारे कान की वो मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि अगर जो सर्दी के दिन होते हैं उसके अंदर स्केशन ट्यूब क्लोज हो जाती है, और जो डाइवर्स होते हैं जो डाइव करते हैं पानी के अंदर, या पायलट जो हवा में जाते हैं, उनके लिए उड़ान करना या पानी में जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्रेशर है दो साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वो इक्वलाइज नहीं होता, और उस डिफरेंस की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज होने के चांस रहते हैं। अब हम लेते हैं फेनेस्ट्रा। इनर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी इज फॉर्म्ड ऑफ बोन and it has two apertures which communicates with the space around the internal ear। तो
ये दो अपर्चर कौन कौन से हैं? अपर इज कॉल्ड एज द फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड लोअर इज कॉल्ड एज द फेनेस्ट्रा रोटुंडा एंड अपर्चर्स आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। तो ये जो अपर्चर होते हैं ये किससे ढके हुए होते हैं? मेम्ब्रेन से। अब हम बात करते हैं ईयर बोन्स की। तो ईयर बोन्स क्या होती है बच्चों? ये एक चेन होती है, ए चेन ऑफ 3 स्मॉल मूवेबली आर्टिकुलेटेड बोन्स द ईयर और ऑडिटरी ओसिकल्स। तो ये 3 जो बोन्स होती हैं उसकी एक चेन होती है, वो मूव करती हैं थोड़ी थोड़ी, और इनको हम क्या बोलते हैं? ईयर ओसिकल्स या ऑडिटरी ओसिकल्स। अब इसके अंदर जो सबसे बाहर की वो होती है बोन, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलस। द आउटर इज हैमर शेप्ड, इट इज कॉल्ड एज मेलस। इट इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इनर ओसिकल इज स्टिर शेप्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपस, एंड इट फिट्स इनटू द ओवल विंडो। द मिडल इज एनविल शेप्ड, दैट इज कॉल्ड एज इनकस। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनकस बोलते हैं। और जो ये इनकस है ये बाहर की तरफ से एक्सटर्नली इट इज कनेक्टेड विद द मेलस एंड इंटरनली इट इज कनेक्टेड विद द स्टेपस, एंड ऑल दीज 3 बोन्स आर्टिकुलेट एज लाइक साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो ये आप अपने डायग्राम में देख रहे हो, मिडल ईयर के अंदर ओसिकल्स आपको दिख रही हैं। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ साथ मेलस, और मेलस के अंदर भी उसका हेड और नीचे का जो हैंडल है वो साफ दिख रहा है। फिर मिडल की जो इनकस है, स्टेपस है, ये तीनों आपको अलग अलग दिख रही है। तो इन तीनों बोन को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये आर्टिकुलेट करती हैं। सो दे इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन 50 to 20 टाइम्स बिकॉज ऑफ लीवरेज एंड ईयर ड्रम टू ओवल विंडो रेशियो। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके बीच में कैसे ही मूवमेंट करती है बच्चों? दे मूव बाई साइनोवियल जॉइंट्स, जो हड्डियों के बीच में होता है उस तरह से ये मूवमेंट करती है। तो ईयर ओसिकल्स ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू इंटरनल ईयर एंड आल्सो एम्पलीफाई देम अबाउट 15 to 20 टाइम्स। नाउ आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द मसल्स। तो यहाँ 2 तरह की मसल्स होती हैं, 2 स्मॉल मसल्स, दे आर टेंसर टिम्पेनी एंड स्टेपिडियस। दे आर ज्वाइंट टू द मेलस एंड स्टेपस रेस्पेक्टिवली। तो 2 तरह की कौन कौन सी मसल हुई? टेंसर टिम्पेनी और स्टेपिडियस। और वो किससे अटैच होती हैं? मेलस से और स्टेपस से क्रमवार। दे कंट्रैक्ट टू प्रिवेंट द डैमेज टू द डेलिकेट इंटरनल ईयर व्हेन द ईयर इज एक्सपोज टू लाउड साउंड। तो ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कब? तब बहुत तेजी से एक्सप्लोजन हो या बहुत तेजी से कोई आवाज हो तो उसका परिणाम क्या होगा कि ये इंटरनल ईयर को डैमेज होने से बचाती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं जो तीसरा भाग है कान का, दैट इज इंटरनल ईयर। अब हम इंटरनल ईयर की बात करेंगे। द इंटरनल ईयर इज डेलिकेट इरेगुलर ऑर्गन कॉल्ड मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। तो जो इंटरनल ईयर होता है वो बहुत ही डेलिकेट और इरेगुलर ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। और ये जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ है इट इज कवर्ड बाय सिमिलरली शेप्ड बोनी लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ है वो एक इसी तरह की शेप की जो बोनी लेब्रिंथ होती है उससे चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। सो द मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ इज ज्वाइंट टू द बोनी लेब्रिंथ एट सर्टेन पॉइंट्स, बट इट्स ग्रेटर पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी लेब्रिंथ बाय ए नैरो पेरिलिम्फेटिक स्पेस। तो जो बोनी लेब्रिंथ है वो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ से ज़्यादातर भाग पर सेपरेट होता है, कुछ भाग से वो उसके सर्टेन पॉइंट्स पे मिला हुआ होता है, और जो सेपरेट होता है वहाँ पे एक नैरो स्पेस होती है और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिलिम्फेटिक स्पेस बोलते हैं। और उस पेरिलिम्फेटिक स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। और उसका जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ ब्रेन का जो फ्लूइड होता है उस तरह की उसकी कंपोजिशन होती है। जहाँ तक मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ की बात है, it itself contain a fluid which is called endolymph and which resemble in a composition to intracellular fluid। वो किससे मिलता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है उससे वो
मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ के कितने पार्ट होते हैं। सो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 वेस्टिब्यूल, नंबर 2 सेमी सर्कुलर डक्ट्स, नंबर 3 कोक्युलर डक्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल क्या है? इट इज सेंट्रल सैक लाइक पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। इट हैज 2 चैम्बर्स। 2 चैम्बर कौन कौन से हैं बच्चों इसके अंदर? जो बड़ा चैम्बर होता है उसको हम यूट्रिकल बोलते हैं और जो स्मॉल चैम्बर होता है उसको सैक्यूल बोलते हैं। जैसा कि आप अपने डायग्राम में भी देखोगे तो ये जो चैम्बर हैं, जो पहला मैंने आपको बताया लार्ग यूट्रिकल विच कम्युनिकेट विद द सेमी सर्कुलर डक्ट एंड स्मॉल सैक्यूल दैट लीड्स इनटू द कोक्युलर डक्ट। फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ द सैक्यूल arise ductus endolymphatics which is joined by utriculo-saccular duct from utricle. From lower end of the saccule arise a short tube ductus reunius that joins cochlear duct. तो ये जो वेस्टिब्यूल है इसके अंदर 2 चैम्बर मैंने आपको बता दिए, यूट्रिकल और सैकुलस। यूट्रिकल कम्युनिकेट करता है सेमी सर्कुलर डक्ट से और जो सैक्यूल है दैट लीड्स इनटू द कोक्युलर डक्ट, फिर उसके फर्दर पार्ट हो जाते हैं। तो वेस्टिब्यूल हैज 2 सेंसरी स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स कौन कौन से बच्चों? मैकुला ऑफ यूट्रिकल एंड मैकुला ऑफ सैक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्यूल। मैकुला कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल्स एंड स्पोर्टिंग सेल्स। तो यहाँ मैकुला के अंदर 2 तरह की सेल्स हैं, हेयर सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स। दे बियर एट देयर फ्री सरफेस नॉन मोटाइल हेयर एंड 1 सीलियम and form at their base synapses with dendrites of cells in vestibular region। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें हैं, हेयर सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स। जो हेयर सेल्स यहाँ पे हैं उनका जो टिप्स होती है और साथ के अंदर सीलियम उसकी जो टिप है, द हेयर टिप एंड द सीलियम टिप दे पेंट्रेट इनटू द ग्लाइकोप्रोटीन शीट which is called as otolithic membrane. The otolithic membrane is secreted by the sporting cells and it contain numerous particles, minute particles which are called as otoliths or ear stones। तो इस तरह का उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपसे बात करूंगा सेमी सर्कुलर डक्ट के बारे में। तो सेमी सर्कुलर डक्ट जो है वो किस तरह से होती है और कितने उसके पार्ट होते हैं। तो जो सेमी सर्कुलर डक्ट है इट हैज़ 3 पार्ट्स दैट आर सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। सुपीरियर एंड पोस्टीरियर डक्ट्स आर वर्टिकल एंड लेटरल डक्ट इज हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन। तो जो सुपीरियर और पोस्टीरियर डक्ट है वो वर्टिकल है और जो लेटरल डक्ट है वो हॉरिजॉन्टल होती है पोजीशन में। सुपीरियर एंड पोस्टीरियर डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन डक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्कोमिन। तो 1 एंड ऑफ ईच डक्ट इज एनलार्ज्ड टू फॉर्म एन एम्पुला। तो हर डक्ट का जो एक सिरा होता है वो कैसा होता है? बड़ा हो जाता है, एनलार्ज्ड हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पुला बोलते हैं। ईच एम्पुला हैज ए सेंसरी स्पॉट जिसको हम बोलते हैं क्रिस्ट्रिया एम्पुलरिस या क्रिस्टिया बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टेरिया है इसका क्या फंक्शन है क्रिस्टा का? इस क्रिस्टा का फंक्शन है कि ये ईयर के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने का काम करता है। तो ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया 3 पोर्शन वो आपके सामने डायग्राम है, इसके अंदर हम आप आसानी से देख सकते हो। एंटीरियर पोर्शन भी आपको साफ दिख रहा है ऊपर, पोस्टीरियर पोर्शन बीच में है और लेटरल पोर्शन साइड के अंदर है और अंदर इंटरनल ईयर है। पीछे इसके आपको बोन दिख रही है जो स्टेपस, मेलस और इनकस मैंने बताई थी, उससे पहले आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिख रही है और ये सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे से ज्वाइंट है। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में आप पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे तो बच्चों आपको जो ईयर की फंक्शनिंग है उसके बारे में जानना आसान हो जाएगा। तीसरी हम जो लेते हैं वो है कोक्युलर डक्ट। कोक्युलर डक्ट क्या है? इट इज एन 35 mm long. It is spirally coiled tube of about 2.5 tons just like snail's sheath or part of bony labyrinth that encloses cochlear duct is called as cochlear canal। तो जो
पार्ट है बोनी लेब्रिंथ का जिसको कोक्युलर डक्ट कवर कर लेती है, एनक्लोज कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोक्युलर कैनाल। कोक्युलर डक्ट एंड कोक्युलर कैनाल टुगेदर कॉल्ड कोक्यूलिया हैज 3 लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्केला बोलते हैं। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन मेम्ब्रेन्स। तो जो 3 आपको अलग अलग चीज मैंने बताई थी वो कौन कौन सी हैं? मिडल चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर और लेटरल चैम्बर। तो मिडल चैम्बर की हम सबसे पहले बात कर लें यहाँ। इट इज कॉल्ड स्केला मीडिया। इट इज एक्चुअली कोक्युलर डक्ट and is an outgrowth from saccule. It is filled with endolymph. The floor of scala media is called the basilar membrane and its roof rhizinal membrane. तो जो स्केला मीडिया का जो फ्लोर है, नीचे का जो भाग है, फर्श जिसे हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेसिलर मेम्ब्रेन। और जो उसका ऊपर का भाग या उसकी जो रूफ है उसको हम बोलते हैं रिजाइनर मेम्ब्रेन। ये आप डायग्राम में भी देखोगे कि किस तरह से 3 अलग अलग पार्ट हैं। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसके अंदर भी ये पार्ट थे। तो अपर एंड लोअर चैम्बर्स के बारे में हम जिक्र करते हैं। अब अपर एंड लोअर चैम्बर्स ऑफ कोक्यूलिया आर टर्म्ड द, क्या बोलते हैं उनको? दे आर टर्म्ड द स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पैनिंग रेस्पेक्टिवली। दे कंटेन पेरिलिम्फ एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय नैरो पैसेज एंड दैट इज कॉल्ड एज हेलिकोट्रिमा। नाउ comes to the organ of Corti. The basilar membrane bears on it an organ of hearing called organ of Corti. It consists of receptor cells and sporting cells. तो इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक रिसेप्टर सेल्स होती हैं और दूसरी स्पोर्टिंग सेल्स होती हैं। जहाँ तक रिसेप्टर सेल्स की बात है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हेयर सेल्स, bear hair at free surface and have synaptic contacts with dendrites of neuron at the base. The tips of hair embedded in gelatinous sheath that is called tectorial membrane. Sporting cells कितने टाइप की होती हैं? यहाँ 2 टाइप की होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पीलर सेल्स एंड फ्लैंजियल सेल्स। तो ये जो आपके आगे बच्चों डायग्राम हैं जो मैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी आपको बता रहा था, इसके अंदर सीधा आप देख रहे हो कि ऊपर का जो पोर्शन जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो मैंने आपको अभी बताई थी वो साफ दिख रही है। ये जो टिप्स ऑफ हेयर दैट इज एम्बेडेड इनटू द जेलेटिनियस शीट, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और मैंने यहाँ आपको बताया था कि 2 तरह की इसके अंदर सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स। तो वो आपको पूरी तरह से यहाँ दिख रही हैं कि हेयर सेल्स बिल्कुल उसके नीचे दिख रही है आपको। तो जो हेयर सेल्स है जो एम्बेडेड हो रही है उसको हम बोल रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और यहाँ आपको पूरा उसके साइड जो स्पेस है वो टनल ऑफ कोर्टी है। बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे की आपको बिल्कुल क्लियर इसके अंदर दिख रही है। और सेल्स ऑफ डाइटर, ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर कर देगा कि व्हाट द ऑर्गन ऑफ कोर्टी इज। अब जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि ईयर की फंक्शंस क्या हैं। तो ईयर के मेनली 2 ही फंक्शंस हैं, एक तो बच्चों हियरिंग का है और दूसरा उसके इक्विलिब्रियम का है। तो सबसे पहले हम हियरिंग के बारे में लेते हैं। तो आपने कभी सोचा है बच्चों कि हम कानों से किस प्रकार सुन पाते हैं? तो सबसे पहले जब मैंने हियरिंग के बारे में या आपको कान के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तो बाहर आपको मैंने पिन्ना के बारे में बताया था। तो कान का केवल काम यही नहीं है सुनना, वो क्या करता है सुनने के दौरान? वो सबसे पहले साउंड को डिटेक्ट करता है कि साउंड आ रही है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, फिर उसकी पिच को पता लगाता है और पिच के बाद वो क्या करता है कि उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या है उसके बारे में पता लगाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कान के द्वारा ही हमें पता लगता है। तो साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिन्ना के थ्रू ही हम क्या करते हैं? साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं। जहाँ तक हमारे कान की बात है तो उसको इतनी ज़्यादा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे एनिमल्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो उनके पिन्ना होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे आर आल्सो मूवेबल। तो वो मूवेबल होने की वजह से जहाँ से जिस तरफ से साउंड आ रही है उस तरफ से अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं उस साउंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर उसको क्या करते हैं वो दे डायरेक्ट them inward through external auditory canal. So sound waves are collected by pinna
and directed inward through external auditory canal. Here they strike tympanic membrane, which begins to vibrate at same frequency as that of the sound waves. तो जैसे ही पिन्ना के थ्रू से कोई भी साउंड कलेक्ट हुई, उन्होंने उसको क्या करा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के अंदर वो चली जाती है। जैसा कि आप अपने डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से साउंड वेव्स कलेक्ट हुई और एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के थ्रू वो अंदर चली गई। वहाँ पे ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर जाके वो स्ट्राइक करते हैं और वहाँ जैसे वो स्ट्राइक करते हैं वो उसी तरह से वाइब्रेट करने लगती है, उसी फ्रिक्वेंसी से जिस फ्रिक्वेंसी से साउंड वेव्स आ रही हैं। फ्रॉम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन द वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द टिम्पेनिक कैविटी बाय ईयर ओसिकल्स टू मेम्ब्रेन ऑफ फेनेस्ट्रा ओवलिस। अब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वहां से वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। कहाँ? अक्रॉस द टिम्पेनिक कैविटी बाय ईयर ओसिकल्स। जो 3 ईयर ओसिकल्स मैंने आपको बताई थी, स्टेपस, मेलस और इनकस, इनके थ्रू वो क्या करती हैं कि इन वाइब्रेशंस को या इन वेव्स को वो क्या करती है, साउंड वेव्स को फेनेस्ट्रा ओवलिस तक भेज देती हैं। अब फेनेस्ट्रा ओवलिस ट्रांसमिट वाइब्रेशंस टू पेरिलिम्फ ऑफ द स्केला वेस्टिबुली एंड वाया रिजाइनर मेम्ब्रेन टू एंडोलिम्फ इन स्केला मीडिया। तो फेनेस्ट्रा ओवलिस उनको कहाँ कर देती है ट्रांसमिट वाइब्रेशन को? पेरिलिम्फ में। किसके पेरिलिम्फ में? स्केला वेस्टिबुली के। एंड वाया रिजाइनर मेम्ब्रेन टू एंडोलिम्फ इन स्केला मीडिया। फ्रॉम हियर द वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर्ड टू बेसिलर मेम्ब्रेन एंड पेरिलिम्फ इन scala tympani and finally dissipated into the air of the middle ear as vibrations of the round window membrane, वहाँ वो चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फ्लूइड जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ से इसकी वाइब्रेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि इनको एयर से लिक्विड के अंदर ट्रेवल करना होता है। तो वाइब्रेशंस ऑफ द फ्लूइड ऑफ मिडिल चैम्बर कॉज द फ्लोर दिस चैम्बर वाइब्रेट। तो ये क्या करता है कि जो फ्लोर होता है चैम्बर का उसको वाइब्रेट करा देता है। एंड वाइब्रेशन ऑफ द फ्लोर मेक सेंसरी हेयर ऑफ द रिसेप्टर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मूव इन ओवरलाइंग जेलेटिनियस मेम्ब्रेन एंड गेट डिस्टॉर्टेड। दिस कॉजेज डिपोलराइजेशन ऑफ रिसेप्टर सेल and initiation of receptor potential in fibers of auditory nerves. Auditory nerves carries impulses to cerebral cortex which interprets impulse as sound. तो यहाँ जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो उसको इम्पल्स को कहाँ कैरी कर ले जाती हैं? जो ब्रेन के अंदर। और ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट होता है बच्चों? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो उसको इंटरप्रेट करता है इम्पल्स को किसके रूप में? साउंड के रूप में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डायग्राम है कि हाउ साउंड वेव रीच योर ब्रेन। बाहर से जैसी साउंड वेव्स आई और उसके बाद वाइब्रेट कहीं ईयर ड्रम में, फिर थ्रो ओसिकल्स, फिर थ्रो कॉन्क्लिया एंड फिर थ्रो अलोंग एंड रिसीव्ड बाय द ब्रेन लास्ट। तो इस तरह से वो चलती रहती है और चलते चलते थ्रो ओसिकल्स, थ्रो कॉन्क्लिया, अलोंग क्रेनियल नर्व्स 8th एंड रिसीव्ड बाय द ब्रेन, और फिर इस तरह से वो वाइब्रेशन चलती रहती है। तो उसके बाद एक और डायग्राम है जहाँ पे आप देखोगे कि इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से आया और जैसा ही इंक्रीज प्रेशर ऑन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बाहर से बढ़ गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तीसरा, प्रेशराइजेशन ऑफ द मिडल ईयर वाया द अस्टेशन ट्यूब एंड दैट इक्वलाइज्ड प्रेशर ऑन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल प्रेशर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का है जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में ईयर कैनाल से। तो इस तरह का जो डायग्राम आप देख रहे हो कि किस तरह से इंक्रीज होता है एक्सटर्नल प्रेशर, फिर उस प्रेशर को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होने के लिए प्रेशराइजेशन ऑफ द मिडल ईयर वाया द स्टेशन ट्यूब एंड इक्वलाइज प्रेशर ऑन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो एक इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम जो ईयर का होता है दैट इज डन बाय द क्रिस्टा, और क्रिस्टा के थ्रू वो होता है। तो ये 2 फंक्शंस उसके मेन थे। और आज का जो लेक्चर था बच्चों, इसके अंदर आई थिंक यू माइट हैव नोन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, आइदर इट इज एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर।
different kind of ear ossicles, stapes, malleus or incus, and internal structures, perilymph, endolymph, how the organ functions, I mean ear functions. So, these things will be clear to you as you will go through it. So, thank you very much for today's lecture. Thank you very much.